हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 8 मार्च 2024। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स, है ना, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से जितने भी आर्टिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं उठा के यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिससे आपके पेपर के हिसाब से कुछ भी वो छूटे ना और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है ब्लू लाइन से रिलेटेड। अब आपको लग रहा होगा ये ब्लू लाइन क्या है। देखिए, जैसे हमारी बॉर्डर होती है ना, है ना, ऐसे ही लेबनान और इज़राइल के बीच में बॉर्डर खींच दी गई थी जिसका नाम है ब्लू लाइन। यानी कि कोई भी ऑफिशियल बॉर्डर नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ रेड क्लिफ लाइन है ना, ये ऑफिशियल बॉर्डर है, लेकिन लेबनान और इज़राइल के बीच में कोई भी ऑफिशियल बॉर्डर नहीं थी। तो यूनाइटेड नेशंस ने सन 2000 में एक ब्लू लाइन खींची और इंश्योर किया कि अपर वाला पोर्शन किसका है, लेबनान का, और नीचे वाला किसका है, इज़राइल का। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से कहाँ तक जाती है, गोलन हाइट्स तक। एक बारी मैप देख लो, ये है ना, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से गोलन हाइट्स तक ये जाती है। ये क्यों खींची गई थी? ये इंश्योर करने के लिए पहले तो इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है, सदर्न वाले लेबनान पे। तो ये इंश्योर करने के लिए कि सदर्न लेबनान से इज़राइलीस यहाँ से छोड़ दें, तो इसीलिए इस ब्लू लाइन को बनाया गया था। ब्लू लाइन एक तो यही हो गई, लेबनान और इज़राइल के बीच में जो भी बॉर्डर को सेपरेट करता है वो ही ब्लू लाइन है। एक और ब्लू लाइन होती है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज ने एक इकोसिस्टम बनाया था, लर्निंग इकोसिस्टम, ठीक है, उसका भी नाम क्या रखा था, ब्लू लाइन। तो यहाँ पे जब यूपीएससी आपसे ऐसे पूछे ब्लू लाइन का क्या मतलब है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स, तो वैसे तो एक ही इनमें से पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर ये पूछा जाए ये भी करेक्ट है और ये पूछा जाए, यानी कि दोनों नहीं पूछा जाएगा, एक टाइम पे एक ही चीज़ पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा, ये एक बॉर्डर की तरह एक्ट करती है बिटवीन लेबनान और इज़राइल, और ये एक तरीके का लर्निंग इकोसिस्टम है जो कि किसने बनाया है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज ने, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा INS जटायु से रिलेटेड है। INS जटायु ये एक नेवल बेस है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में इसको कमीशन किया गया है बाय इंडियन नेवी। ये कहाँ पे, लक्षद्वीप में सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, वहाँ पे इसका बेस बनाया गया है। ये लक्षद्वीप का सेकंड नेवल बेस है। तो फर्स्ट नेवल बेस कहाँ पे है, कावरत्ती, जिसका नाम है द्वीप प्रकाशक, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे अरेबियन सी में, जैसे ये मैप देख लीजिए, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, तो ये जो है ना काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया के लिए। यहाँ पे अरेबियन सी में जितनी भी एंटी पायरेसी, यानी कि पायरेसी होती है, नारकोटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके लिए काम करेगा। प्लस ये देखेगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है इंडियन ओशन में, तो ये एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा। प्लस ये ऑगमेंट करेगा कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड, यानी कि लक्षद्वीप और मेनलैंड की जो कनेक्टिविटी है वो और इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था INS जटायु। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बायोक्यूरेशन से रिलेटेड। अभी हाल ही में 17th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये किसने होस्ट करी है, इंडिया ने होस्ट करी है। अभी बायोक्यूरेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये साइंस से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई भी स्टडी हो
तो उस स्टडी का कलेक्शन है ना, उसका अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एक डेटाबेस में या फिर एक रिसोर्स में रखना, ठीक है, रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेस, उसी को क्या कहते हैं, बायो क्यूरेशन। सिंपल, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके, कलेक्ट करके, इंटीग्रेट करके एक डेटाबेस में स्टोर करने को ही कहा जाता है बायो क्यूरेशन, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ने। ये पहली नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंस डेटा के लिए इन इंडिया में। सपोर्ट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड हुआ था या ये हाईलाइट हुआ था कि इंडिया की बायो इकोनॉमी डिराइव किससे होगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ये क्या चीज़ होती है, बायो फाउंड्री एक ऐसी जगह, मान लीजिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे जहाँ पे डिस्कवरी और बायो इंजीनियरिंग बढ़ाया जा सके, ठीक है, डिज़ाइन हो, बिल्ड हो, टेस्ट हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस इधर पे हो सकी रिलेटेड टू साइंसेस, लाइफ साइंसेस, ठीक है। ये हो गया आपका बायो फाउंड्री। अब बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना, है ना। तो बायो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बायो मटीरियल, किसका इस्तेमाल करके, नेचुरल एंड इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके बायो मटीरियल जो है बनाया जा रहा है या फिर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है कमर्शियल स्केल पे यूज़ कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल कल्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन, उसका यूज़, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सिंपल, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है, देखो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेगा। जैसे आज हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स को एकदम हटा दो, से नो टू प्लास्टिक्स, ठीक है, लेकिन क्या इसका ऑल्टरनेटिव अभी है, नहीं है। तो जब पता है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान दे रही है तो उसको ऑल्टरनेटिव तो अच्छा निकालना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स टाइप का कुछ बायो प्लास्टिक या ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जो कि हमारे साइंसेस के हिसाब से यूज़फुल होंगी, है ना, और जिसका इन्वायरमेंट पे गंदा इम्पैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या था आपका बायो क्यूरेशन कॉन्फ्रेंस में जो भी हाइलाइट्स थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। ये वर्ड्स को याद रख लेना क्योंकि यूपीएससी कभी कभी जैसे स्टेटमेंट्स दे देती है तो बायो मैन्युफैक्चरिंग की जगह बायो फाउंड्री लिख देगी और बायो क्यूरेशन की जगह बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो इसीलिए पता होना ज़रूरी है कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एल नीनो और ला नीना से संबंधित। 2023 और 24 में जो एल नीनो आया है वो अमंग द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो रहा है WMO सीजनल क्लाइमेट अपडेट्स के मुताबिक। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं एल नीनो होता क्या है। जैसे अर्थ है, पैसिफिक ओशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लो साउथ अमेरिका है और यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट रीजन यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मली जब हम हमारे अर्थ के विंड सिस्टम की बात करते हैं तो विंड कैसे ब्लो करती हैं, आपकी ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती है ना, इसको ईस्टर्लीज कहते हैं हम। प्लस यहाँ पे जहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है यहाँ पे आपका हम्बोल्ट करंट यानी कि कोल्ड हम्बोल्ट करंट या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरुवियन करंट, यहाँ से गुजरता है, ठीक है, इस कोस्ट से। तो जब आपकी ईस्टर्लीज ब्लो करती हैं
तो नॉर्मली इस डायरेक्शन से भी ब्लो करती हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ जो गर्म पानी होता है वो यहाँ पे आ जाता है और इंडोनेशिया के पास इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आपके वेस्ट पैसिफिक ओशन की। ठीक है, नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तब ये होता है, आपकी ईस्टर्ली ब्लो करती हैं, यहाँ से साउथ अमेरिका से जो भी गर्म पानी होता है वो इंडोनेशिया के आसपास क्या है जमा करता रहता है, फिर यही बरसात लेके आता है साउथ ईस्ट रीजन में। लेकिन जिस टाइम आपका एल नीनो होता है वहाँ क्या होता है, जो विंड है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करने लगती है, यानी कि अब क्या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करने लगेंगी। अब यहाँ देखो, ये इंडोनेशिया हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ ब्लो करने लगेंगी। तो क्या होगा, जो पानी यहाँ पे गर्म इकट्ठा हो रहा था अब वो क्या हो जाएगा, मिक्स होने लगेगा, और जो कोल्ड करंट यहाँ पे था अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं रहे, जिसके कारण यहाँ साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट पे क्या होगा, अब ठंडक नहीं रहेगी, यहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश होने लगेगी, प्लस यहाँ पे थोड़ा समर टाइप का सीज़न हो जाएगा। और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि यहाँ इंडोनेशिया के आसपास की जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि ड्राउट वाला रीजन आ जाएगा, है ना। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ड्राउट होने लगेगा। आपने फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलियन फायर्स के बारे में भी सुना होगा। तो कहीं ना कहीं जो एल नीनो है यहाँ पे जब ड्राउट लेके आता है तो फायर लगने लगती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपका था एल नीनो पूरा प्रोसेस। अगर हम बात करें ला नीना की, ला नीना बिल्कुल ऑपोजिट है एल नीनो का। एल नीनो का मतलब क्या होता है वैसे, स्पेनिश में एल नीनो का मतलब है द लिटिल बॉय, और ला नीना का मतलब क्या है, द लिटिल गर्ल। तो जो ला नीना है एकदम ऑपोजिट होगा एल नीनो के। यहाँ पे एल नीनो में क्या हो रहा था, पानी पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा था, लेकिन ला नीना क्या करता है, जो यहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में गर्म पानी आता है ना इंडोनेशिया के पास, इसको और ज़्यादा गर्म कर देता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है प्लस ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश करवाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन को इंटेंस करना क्या करता है, ला नीना करता है। वैसे तो एल नीनो ज़्यादा रेगुलर इवेंट नहीं है, लेकिन मान लो कि 3 या 2 या 7 साल के बीच में कभी आता है, और ये करीब करीब 12 महीने के करीब रहता है ये। ठीक है, अब यहाँ देखो, यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को ब्रीच कर देगा, और यह कर चुका है फॉर एन इंटायर ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट। तो उनके अकॉर्डिंग जो एल नीनो इवेंट है 2023 का, ये स्ट्रॉन्गेस्ट था नवंबर से लेके जनवरी तक। इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर था 1991 और 2020 के एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से, वो 2 डिग्री ज़्यादा था, समझ गए, फॉर द ईस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, समझे। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा जो नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है कहाँ पे, जितने भी लैंड एरियाज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा, रेनफॉल पैटर्न्स भी इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि जहाँ रेन नहीं होनी चाहिए वहाँ कर देगा और जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बेसिकली पता है यहाँ पे एल नीनो और ला नीना ये समझने की ज़रूरत थी, और कुछ खास नहीं। ये तो हमें पता ही है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये सिचुएशन और भी एग्रेवेट होगी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल है जियोथर्मल ब्लैंकेट से रिलेटेड। वेनेजुएला में जैसे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर जो है ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ एक ही ग्लेशियर जो है वो बचा था जिसका नाम है ला कोरोना। यहाँ पे फोटो देखो, ये लास्ट ग्लेशियर है वेनेजुएला का, ये ही सिर्फ बचा था। तो इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था वेनेजुएला के पास कि इसको कैसे बचाएं। तो इन्होंने एक थर्मल ब्लैंकेट तैयार किया था पूरे ग्लेशियर के ऊपर। किस चीज़ का था, कैसे किया था, यहाँ पे वो समझने की चीज़ है। एक इन्होंने थर्मल मैश तैयार किया पूरे इस ग्लेशियर के ऊपर, ठीक है। वो किसका बना हुआ था, पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का, जिसकी वजह से जो सनरेज थी ना वो वापस चली जाती थी, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। अब इससे क्या होगा, देखो ये जो मैश था ना ये अर्थ का ही टेम्परेचर यूज़ करता था, पूरे टेम्परेचर जो इसके अंदर जो भी था उसके टेम्परेचर को मॉडरेट रखने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ना इसमें, इस मैश में, वो फाइनली कहाँ पे जाएंगी, सॉइल में जाएंगी, ठीक है। प्लस जो सनरेज पहुँच नहीं पा रही हैं, तो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जैसे मॉसेस, लिचिन, हमिंग बर्ड्स, इनको नुकसान पहुँचेगा। और ये काफ़ी रेयर स्पीशीज़ हैं और इनको धूप ना मिलने के कारण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो ये था वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर के बारे में, ला कोरोना। लेकिन हाँ, इसने बचाया तो रखा है इस ला कोरोना को मेल्ट होने से। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।